a complicated world, the basics are essential. Our great facilities cater the needs of the growing child and passed on to the next level of learning with the goal to achieve the best development of mind. Preparing oneself for level up and to be the achiever in the chosen field and careers. So Spirit School is your one and only choice. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इनसाइड टॉक ऑन बीडी इलेक्शन के साथ मैं हूं आपका होस्ट अज़हर खान दाऊदी। नाज़रीन, बीडी इलेक्शन के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन ने पंजाब के अंदर बीडी इलेक्शन कराने का जो अंदिया दिया और एक तारीख़ दी, उसके मुताबिक हमने एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया आपके लिए बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से, जिसमें हम आपको आगाही देंगे मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर जो बीडी इलेक्शन के, यानी जिसमें मसाइल होंगे हर यूनियन कौंसिल लेवल पर, नेबरहुड कौंसिल पर, विलेज कौंसिल पर, और इन तमाम चीज़ों की मालूमात हम आपको देंगे। और लम्हा ब लम्हा जो यूनियन कौंसिल की बदलती सूरत हाल होगी उस पर भी हम आपसे आपको आगाही देते रहेंगे। आज हमारे स्टूडियो में जो मेहमान शख्सियत होंगी, इंशाल्लाह ये हमारे साथ जितने भी बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से इनसाइड टॉक पे जो हम प्रोग्राम करेंगे, इनसाइड टॉक ऑन बीडी इलेक्शन पर, तो हमारे साथ जो ये शख्सियत जो हैं इंशाल्लाह हमारे साथ रहेंगी। और डेरा गाजी खान और इसके अलावा पंजाब की एक नामी गिरामी शख्सियत, और इसके अलावा हमारे इनकी एक सबसे बड़ी क्वालिटी ये कि दुनिया में जो ममालिक आप ये कह लें कि मिडल ईस्ट के हैं, जिसमें सऊदी अरेबिया और यूएई ख़ास तौर पे, वहाँ पर इनकी किताबें जो थी जो उन्होंने राइट की, एक अच्छे बड़े राइटर भी हैं, वहाँ पर बड़े मोहब्बत के साथ वो पढ़ी जाती हैं। इनकी एक बुक थी मेरा वसेब के नाम से, और इसी तरह भी रिसेंटली एक बुक गाजी यूनिवर्सिटी डेरा गाजी खान में उनकी किताब की अप्रूवल हुई है रेफरेंस बुक के तौर पर, यानी जो एमए पॉलिटिकल साइंस या बीएस पॉलिटिकल साइंस का जो कोर्स होगा उसमें इनकी ये किताब पढ़ाई जाएगी, रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल की जाएगी। मेहमान शख्सियत का मैं आपको तारुफ़ कराता चलूँ, मलक सिराज साहब जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जंग अखबार के साथ भी अटैच हैं, और इसके अलावा सीनियर एनालिस्ट हैं, राइटर हैं। अस्सलाम वालेकुम मलक साहब। वालेकुम सलाम जी, बड़ी मेहरबानी साहब। मलक साहब, हम इनसाइड टॉक ऑन बीडी इलेक्शन प्रोग्राम करने जा रहे हैं, और हमारा ये प्रोग्राम ये होगा कि हम अपने लोगों को, शहर के लोगों को, अपने और डिवीज़न के लोगों को एक तारुफ़ी और इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम करवाते रहेंगे, विलेज इनके बारे में बताते रहेंगे। और आने वाले वक्त के साथ जैसे ही इलेक्शन का टाइम करीब होगा, जो यूनियन कौंसिल की लम्हा ब लम्हा बदलती सूरत हाल होगी और डिवीज़न की डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो सूरत हाल बदलती हुई होगी, यानी एक बड़ी गहमा गहमी की सूरत हाल पैदा हो जाती है इलेक्शन के करीब होते ही, तो वो इंशाल्लाह हम नाज़रीन को बताते रहेंगे। इसके हवाले से सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बल्दियाती इदारों का क्यों ज़रूरत महसूस की, क्योंकि ऑलरेडी हमारे मुल्क में नेशनल असम्बली भी काम कर रही हैं, प्रोविंशियल असम्बलीज़ भी काम कर रही हैं, तो बल्दियाती इलेक्शन की क्या ज़रूरत पेश आई है? हाँ, नहीं, इसमें सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे जो है ना इनवाइट किया, और यकीनन ये बात ठीक है आपकी कि लोगों की दिलचस्पी इसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है कि इसमें ये गली मोहल्ले का इलेक्शन होता है बुनियादी तौर पर। जी जी, हर बंदे की इसके साथ अटैचमेंट होती है, कोई उम्मीद, यहाँ कौमी और सूबाई में तो 2-4 ही उम्मीदवार होते होंगे। जी जी, यहाँ तो हर गली मोहल्ले में है, तो लोगों की रिश्तेदारियाँ, लोगों की दोस्तियाँ, फिर लोगों की उसके साथ इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसके अंदर इसकी गहमा गहमी बहुत ज़्यादा होती है। देखिए, हमारे यहाँ पाकिस्तान में बुनियादी तौर पर जो कानून साज इदारे हैं ना, वो हमारे पास 2 हैं। मकसद अगर कौमी सतह पर देखें तो हमारे पास एक सेनेट है और एक हमारे पास कौमी असम्बली है, और सूबाई सतह पर देखें तो हमारी सूबाई असम्बलियाँ हैं। जो अरकान असम्बली हमारे मुंतखब होते हैं उनका बुनियादी काम कानून साजी होता है, जो जाकर उन्होंने करनी होती है। हमारी ये बुनियादी तौर पर ये लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होती हैं, जी जी, जो जहाँ पर ये कानून साजी करते हैं। लेकिन हमारा मसला ये है कि हमने कभी बल्दियाती इदारों की हौसला अफजाई उस तरीके से नहीं की। पाकिस्तान की सियासी तारीख़ है ये कि हमने हर दफ़ा इन बल्दियाती इदारों को हर सियासी जमात ने बतौर टूल इस्तेमाल करने की कोशिश की है, अपना आलाकार बनाकर, अपनी बी टीम बनाकर इस्तेमाल करने की कोशिश की है। लिहाजा वो कोशिश करते हैं कि अगर हों तो उनकी मर्ज़ी के हों, अदरवाइज़ ना हों। जी जी, इसी वजह से हमारा असूलन ये होना चाहिए कि आपके अरकान असम्बली अपनी कौमी और सूबाई असम्बलियों में बैठे हैं, जो लोगों के गली मोहल्ले के मसाइल हैं, सैनिटेशन के इशूज़ हैं, तारीख़ पैदाइश के जो है ना, या अमवात के जो आपके इंदराज हैं, या दीगर छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो बुनियादी तौर पर आपके बल्दियाती इदारों ने मसाइल हल करने होते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है, आप पूरी तारीख उठाकर देख लें, MNA MPA फंड भी वही दे रहे हैं, गली नाली सोलिंग भी वही चेक कर रहे हैं, तारीख पैदाइश के या अमवात की जो रजिस्ट्रेशन है वो भी वो सेक्रेटरी को फ़ोन कर रहे होते हैं। मतलब पोलिटिकली उन्होंने ओवरकम किया होता है एक इदारे को। अगर वो इदारे किसी वजह से फंक्शनल ना हो
तो पीछे आपका एक पैरेलल सेटअप खड़ा होता है जो लोगों को बुनियादी सहूलियात दे रहा होता है। जी जी। इसकी एक अहमियत बहुत ज़्यादा है, इसको हर सूरत में होना चाहिए, लेकिन ये नहीं हो सका हमारे यहाँ आज तक। अच्छा मलिक साहब देखें, आपने जैसे भी ये सारी तफसील हमें बताई और नाजरीन ने भी सुनी होगी, लेकिन आप ये देखें कि जो BDA इलेक्शन विन करके हमारा कैंडिडेट ज़िला कौंसिल में जाएगा तो लोगों की उससे तवक्कुआत बढ़ जाती हैं, लेकिन अगर हम 2015 का इलेक्शन देख लें तो वो उसको आपके सामने है, बड़ी एग्जांपल। और इससे पहले के इलेक्शन देख लें कि हर आने वाली गवर्नमेंट उनको स्टॉप करा देती है, बलदियाती इलेक्शन जो कैंडिडेट्स होते हैं वो जो ना लोगों की जो तवक्कुआत होती हैं वो वहीं स्टॉप, यानी कि मैंडेट लेके कैंडिडेट अपने यूनियन कौंसिल लेवल पे या अपने ज़िला कौंसिल लेवल पे जाता है, लेकिन गवर्नमेंट आने वाली गवर्नमेंट उसको स्टॉप करा देती है। उस पर गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा बजट भी एक्सपेंस भी होता है, जिस पर इलेक्शन कमीशन एक बड़ा एक्सपेंस कर रहा होता है, क्योंकि मुल्क पाकिस्तान का पैसा लग रहा होता है, लेकिन वो आने वाली गवर्नमेंट स्टॉप कर देती है। इसकी क्या वजह है? उसकी वजह वही है, मैंने जैसे आपको पहले अर्ज किया कि ये बतौर बी टीम इसको काम कर रहे होते हैं। अब देखें 2013 का लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत 2015 में बलदियाती इलेक्शन हुए असूलन, तो इसको 2013 में जैसे ही गवर्नमेंट का ये एक्ट बनाया था, इनको 13 में ही इलेक्शन कराने चाहिए थे। इलेक्शन करा के इन्होंने बलदियाती दायरे बलदियाती मुंतखब नुमाइंदों को मुंतकिल कर देने चाहिए थे, लेकिन नून लीग ने ऐसा नहीं किया। 13 में एक्ट बनाया, 15 में इलेक्शन कराए। सितम ये कि दिसंबर 15 में इलेक्शन हुए, 1 जनवरी 2017 को जाकर हमारे बलदियाती इदारे बहाल हुए। 1 साल उन्होंने पूरा इसके ऊपर इंतज़ार किया। अच्छा 18 के अंदर जनरल इलेक्शन आ गए, हमारे PTI गवर्नमेंट में आ गई, उन्होंने अप्रैल 2019 में जाकर उन बलदियाती इदारों को जो है ना मुअत्तल कर दिया। अब इस सारी एक्सरसाइज के अंदर जो परेशान हुए वो आम आदमी हुए हैं, वो हमारे शहर के लोग या देहातों के लोग जो गली मोहल्ले में या गाँव में बस्ती में रहते हैं वो परेशान हुए हैं। पैसा खर्च हुआ, पैसा ज़ाया हुआ, मुंतखब। अच्छा ये सारे कहते हैं हम डेमोक्रेटिक हैं, नून कहती है डेमोक्रेटिक हूँ, PTI वाले कहते हैं हम जमहूरी लोग हैं। जमहूरी इदारों को इन दोनों ने नहीं चलने दिया। अच्छा इनको चाहिए ये था, होना ये चाहिए कि इसके अंदर आप किसी भी गवर्नमेंट में हो, जब आपका बलदियाती इदारा पूरे है उसकी, जिस तरह आप कौमी असम्बली के ऊपर आपने एक जहन बना लिया कि जिसकी मुद्दत पूरी होनी चाहिए, 8 से 13, 13 से 18, 18 से आप कह रहे हैं 23, अच्छी बात है कि जो लोग वोट लेकर आए उनको अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। बिल्कुल। बलदियाती इदारों का भी तो उसी तरह हक है ना कि जो लोग मुंतखब हुए हैं उनको भी अपनी मुद्दत पूरी करने दें, लेकिन ये नहीं करने देते उसकी। अच्छा मलिक साहब, मौजूदा बलदियाती इलेक्शन के बारे में मीडिया पे भी बड़ी खबरें देखी गई और अखबारात में भी आ रहा है, जैसे TV चैनल्स में भी आ रहा है कि हल्का बंदियाँ ठीक नहीं की गई। जो साबका हल्का बंदियाँ थी और इन हल्का बंदियों में क्या फ़र्क महसूस करते हैं आप? देखें पिछली दफ़ा जो 2013 का जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट था उसके अंदर जो कवानीन उन्होंने बनाए थे और जिसके तहत ये हमारे हल्के बने, हमारे DG खान डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के जो थे उसमें 98 यूनियन काउंसिल थी, 98। अच्छा उसमें हमारी 2 म्यूनसिपल कमेटियाँ थीं, एक तौसा और एक हमारे पास कोट छोटा, उसके 20 वार्ड थे, उसके 13 वार्ड थे, और एक हमारे पास म्यूनसिपल कॉरपोरेशन थी जिसके अंदर हमारे पास 17 जो है ना यहाँ पर यूनियन काउंसिल बनाई गई जो अर्बन की थी। अब हुआ ये कि पॉपुलेशन भी ज़ाहिर है ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रही है, बढ़ रही है, तो इस दफ़ा इन्होंने जो फॉर्मेट दिया वो ये किया कि जी आप जो विलेज काउंसिल है उसको 20,000 की रेंज तक 10% अप एंड बिलो आप कर सकते हैं। जो नेबरहुड काउंसिल है उसकी भी 20,000 रखी इन्होंने। उसके अंदर एक एरिया को इन्होंने नोटिफाई किया एज ए हिली एरिया, पहाड़ी एरिया। जो हमारी तहसील को सुलेमान है उसको कम्प्लीटली इन्होंने हिली एरिया करार दिया। वहाँ उसके लिए चूँकि वो आबादियाँ दूर दूर होती हैं, पहाड़ी दुशवार गुजार रास्ते होते हैं, उसकी जो काउंसिल बनाई उन्होंने वो 10,000 की पॉपुलेशन के ऊपर थी। हमारी आपको मज़े की बात बताऊं कि इसके अंदर एक अजीब चीज़ हुई इस एक्ट के अंदर कि हमारी म्यूनसिपल कमेटी तौसा और म्यूनसिपल कमेटी कोट छुट्टा, जी जी, इन दोनों को ख़त्म कर दिया गया। म्यूनसिपल कमेटी, अच्छा ये तो हमारे DG खान की सतह तक है ना जी। इसी तरह ओवरऑल पूरे पंजाब में जहाँ जहाँ इलेक्शन, तो वहाँ के म्यूनसिपल कमेटी के जो मामलात हैं ख़त्म कर दिए, तो वो कैसे टैकल होंगे? हाँ वो अब इसमें इन्होंने ये किया है, एक नई चीज़ की है कि जी इन्होंने एक यूनिट बनाए हैं, उसको नोटिफिकेशन किया है। अब DG खान डिस्ट्रिक्ट के अंदर वहोवा, तौसा, कोट छुट्टा और चोटी, ये वो इलाके थे जिनके जो फीचर्स थे ना वो अर्बन एरिया के थे जी जी। यहाँ पर अब उन्होंने ये किया कि ये होंगे ज़िला काउंसिल की जो है ना काउंसिल, विलेज काउंसिल होंगी, लेकिन बुनियादी तौर पर ये नेबरहुड काउंसिल है अपने फीचर की वजह से, अपने अर्बन फीचर की वजह से। इनको फ़ंड ज़िला काउंसिल देगा जी जी, इनको मशीनरी वहाँ से मिलेगी और ये होंगी नेबरहुड काउंसिल। असूलन ये है कि आपका वार्ड सिस्टम में ये होता है कि आप कम्पैक्ट हो जाते हैं, फोकस हो जाते हैं छोटे छोटे एरिया के ऊपर। छोटा वार्ड बनता है, एक काउंसलर उसके ऊपर होता है, वो उस छोटे एरिया को बखूबी जानता है, उसकी सफाई, उसके दीगर मामलात, उसकी डेवलपमेंट,
वो ज़्यादा फोकस होता है बानिस्बत इसके कि आप उसको एक नेबरहुड काउंसिल बना दें। तो ये ज़िला काउंसिल के अंडर किया इन्होंने, यूनिट बना के किया है, इसको फंड ज़िला काउंसिल करेगा, इसको मशीनरी वगैरह ज़िला काउंसिल देगा। मेरा ख्याल है कि इसके लोगों को इन 4 एरियाज़ में बड़ी मुश्किलात पेश आएंगी फ्यूचर में। अच्छा मलिक साहब, नेबरहुड काउंसिल और ये जो विलेज काउंसिल के तरीक़ाकार गवर्नमेंट ने जो सामने लेके आए, तो इसका तरीका इंतखाब कैसे होगा? कैसे विलेज काउंसिल हो या नेबरहुड काउंसिल हो, बुनियादी तौर पर ये 12 मेंबरान के ऊपर मुश्तमिल होगी। 12 मेंबर, 12 मेंबर, चाहे वो विलेज काउंसिल हो चाहे वो नेबरहुड काउंसिल हो। अब उसमें 12 में ये होगा कि एक इनका आप इसको कह लेंगे चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन, और उसके साथ होंगे 5 मखसूस नशिस्तें, जिसमें से 2 ख़वातीन की, एक यूथ नौजवान जो होंगे, एक लेबर होगी शहर के अंदर, और एक अकलियत होगी। और यही लेबर जब आप विलेज काउंसिल में जाएंगे तो वो किसान मेंबर बन जाएगा। ठीक है जी। अब 12 में ही होगा ये कि आपकी एक पर्ची होगी, एक वोट होगा, बैलेट एक होगा। जो चेयरमैन जीतेगा उसके साथ 5 मखसूस नशिस्तें, जिसमें 2 ख़वातीन, एक यूथ, एक लेबर, एक अकलियत, ये ऑटोमेटिकली इलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन वो ऑलरेडी डिक्लेयर तो होंगे। हाँ, वो अपने नाम के साथ अपनी पूरी वो उनकी पैनल बनाएंगे अपना। वो पैनल पूरा जीतेगा। अगर वो हारेगा तो ये 5 मखसूस नशिस्तें भी हार जाएंगी। अब आ जाए जनरल काउंसलर्स के ऊपर। वो जो 5 जनरल काउंसलर्स हैं, उस नेबरहुड में हो या विलेज काउंसिल हो, जितने उम्मीदवार चेयरमैन के लड़ रहे होंगे, उनके हासिल करदा वोटों का एक मुतनासिब नुमाइंदगी बनाई जाएगी। उस पर फिर किसी के 2 काउंसलर मुंतखब होंगे, किसी का 1 होगा, किसी के 3 होंगे। तो इस तरीके से वो 5 काउंसलर जो है ना, सबको नुमाइंदगी का हक मिलेगा वहाँ। अच्छा मलिक साहब, ये इलेक्शन पॉलिटिकली बेस पे हो रहा है, यानी जमाती बुनियाद पे है, तो आप क्या समझते हैं कि जो आज़ाद लोग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं उनके लिए, तो वो आज़ाद लोगों के लिए भी सहूलत इन्होंने प्रोविजन दी हुई है। वो ये, लेकिन वो पूरा पैनल के साथ, हाँ, पूरा पैनल वो बनाए, पैनल बना के वो बतौर आज़ाद पैनल जो है ना वहाँ पर पार्टिसिपेट करें। वो कर सकते हैं उसके इलेक्शन के अंदर। ज़रूरी नहीं है कि किसी सियासी जमात का टिकट लें, किसी सियासी जमात के साथ उनकी वाबस्तगी हो। नहीं, ये सिर्फ यूनियन लेवल पे लड़ सकते हैं या सिटी मेयर का इलेक्शन भी? सिटी मेयर का भी और ज़िले के ऊपर भी लड़ सकते हैं आप, नेबरहुड और विलेज काउंसिल के ऊपर भी। अगर कोई पर्सनैलिटी डीजी खान की सिटी मेयर का इलेक्शन या लॉर्ड मेयर का इलेक्शन आज़ाद हैसियत में लड़ना चाहता है, उसका तरीकाकार क्या होगा? उसका तरीकाकार यही होगा कि जो कि उम्मीद है एक होने जा रहा है, मेरा ख्याल है कि कुछ थोड़ी बहुत गुफ्तगू किसी मरले पे हुई है। आगे जबकि कोई प्रोग्राम करेंगे तो मैं उस पर, अगर वो मेच्योर होगी तो आपको बताऊँगा कि कुछ आज़ाद ग्रुप धड़े मिलकर वो अलाइंस बनाने जा रहे हैं। तो उसमें होगा ये कि वो इसी तरीके से, अगर कॉरपोरेशन है, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है, तो अपने वो मेयर को अनाउंस करेंगे, उसके नीचे फिर वो 2 डिप्टी मेयर, और उसके नीचे फिर वो 36 जो है ना जो मखसूस नशिस्तें होंगी, 14 जनरल काउंसिल की लिस्ट देंगे और 22 जो मखसूस नशिस्तें होंगी, पूरा एक पैनल बनाकर वो इलेक्शन कमीशन में जमा कराएंगे और उसी ऐसे इलेक्शन लड़ेंगे। अच्छा मलिक साहब, ये इसको हमने प्रोग्राम तो आज का जैसे था वो गैर सियासी रखा, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में डीजी खान में, अगर सिर्फ हम डीजी खान की बात करें, तो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी अपना कैंडिडेट सामने ला रही है? अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देखें तो यहाँ पर डीजी खान में धड़ेबंदी नज़र आ रही है। अगर हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को देखें, एक धड़ेबंदी नज़र आ रही है। अगर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देखें, अभी तक इसमें कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा, ना कोई कैंडिडेट सामने नज़र आया। लेकिन उन 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ के कैंडिडेट भी सामने आ रहे हैं, यानी धड़ेबंदी भी नज़र आ रही है। तो लोगों के पास क्या तासुर जाएगा पीटीआई के हवाले से या नून लीग के हवाले से? लोगों का क्या तासुर जाएगा? जो वोटर हैं, देखें हर किसी की एफिलिएशन अपने नजरियात के साथ है। जब धड़ेबंदी हो जाएगी तो उसमें क्या होगा? तो वो जो तीसरी पार्टी है, चौथी पार्टी आएगी या कोई आज़ाद कैंडिडेट आएगा, तो उसको देखिए, इसके मुतालिक ये है कि बल्दियाती इलेक्शन का एक अमूमी परसेप्शन ये होता है कि जो बल्दियाती इलेक्शन के मुतालिक कहा जाता है कि ये हुकूमत का इलेक्शन है। लोगों के जहन में ये होता है कि अगर हम इस हुकूमती जमात के नुमाइंदे को, काउंसलर को या चेयरमैन को मुंतखब कराएंगे तो जो फंड हैं वो इनको मिलेंगे। बिल्कुल। और वो जो है ना हमारा यहाँ पर डेवलपमेंट काम होगा। आप पिछला टेन्योर उठाकर देख लें, धड़ेबंदी हमेशा रही है। अच्छा, उसमें ये होता है कि फिर वही इंटायर पार्टी आपका ग्रुपिंग हो जाती है कि वो कहता है जी मेरा ग्रुप जीत जाए, वो कहता है मेरा ग्रुप जीत जाए। यानी पिछली नून के दौर में भी दोनों धड़े आपस में उलझे, मेयर फंक्शन नहीं हो सका उस तरीके से जिस तरीके से होना चाहिए था, लिहाजा वो परफॉर्म नहीं कर सका। लोगों ने सफ़र किया, लोगों ने परेशानी जो है ना उठाई। अब इसी तरह एज एट इज पीटीआई के अंदर ज़ाहिर है बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग सामने अच्छा आ रहे वो कोई आपस में उनकी पॉलिटिकल अटैचमेंट उस हवाले से नहीं थी। 2018 में ये इकट्ठे हो गए, जैसे भी हुए मिसाल। अब उसमें एमएनए हो, एमपी हो, ये मुख्तलिफ ख्याल लोग हैं। उसके अपने दोस्तों का ग्रुप है, उनके अपने दोस्तों का ग्रुप है। अच्छी बात तो ये है कि ये इकट्ठे हो जाएं तो मकसद है ये हो, नून लीग हो, पीपल पार्टी हो,
अगर ये कम्पैक्ट होकर आपस में कंपोज होकर ये इलेक्शन लड़े तो ज़्यादा अच्छी बात है, वगैरह ना लोगों ने परेशान होना है। इस दफ़ा पीटीआई में मेरा ख्याल है ज़्यादा खलफशार फैलेगा यूसी की सतह के। अच्छा सिराज साहब, हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये बात की है, अगर हम पिछले इलेक्शन को बीडी इलेक्शन का फेज़ 1 देख लें केपीके का, तो केपीके में यही हुआ कि पीटीआई के लोगों के जो वहाँ के वर्कर्स थे या पीटीआई के साथ जिनकी एफिलिएशन ज़्यादा थी उन्हें टिकट्स नहीं दी गई, तो वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ते रहे, लड़े, और जिसका नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ओवरऑल फेज़ 1 में उठाया। लेकिन फेज़ 2 में उन्होंने बड़ी अच्छी हिकमत अमली अपनाई और वो अच्छा खासा उन्होंने अपना। डीजी खान में एक ट्रेंड चल रहा है, लोग जो संजीदा लोग हैं जो बल्दियाती इलेक्शन में सीजनल हमेशा जो है ना एक किरदार अदा करते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, हार जीत होती है, जिनको इलेक्टेबल कहा जाता है, तो उस पर यह है कि बहुत सारे लोग बैठे डिस्कस कर रहे हैं। कुछ ने मेरे साथ भी मशवरा किया कि यार अगर हम आज़ाद लड़ लें तो उसकी वजह यह है कि जितनी महंगाई हो चुकी है और जिस तरीके से चीज़ों के निर्ख बढ़ते जा रहे हैं, पेट्रोल हो गया, बिजली होगी और दीगर चीज़ें होगी, लोग इस वक्त एक आम आदमी जो है ना वह परेशानी की हालत में। बिल्कुल कोई अच्छा नैरेटिव नहीं है पीटीआई के पास महंगाई के ख़िलाफ़। लोग ये लोगों के पास जाएँ और लोग इनको उस कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर वोट दें। एक आम आदमी को खाने का भी मसला हो रहा है इस वक्त 2 वक्त की रोटी के लिए। तो मेरा ख्याल है बहुत सारे लोग इनमें से पार्टी टिकट लेने से हटकर कोशिश करेंगे आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़े, अगर जीत गए तो फिर वो जाकर पार्टी के साथ ज्वाइनिंग जो है ना उस हवाले से करेंगे। पीटीआई को बहरहाल पब्लिकली बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी अगर वो आए तो। अच्छा मलिक साहब, इस पर हम बात करते रहेंगे आइंदा आने वाले प्रोग्राम में। अभी एतराज़ के हवाले से हल्का बंदियों पर जो एतराज़ हैं वो बताएं। देखिए इसमें मैं लोगों के लिए भी ये बात कहूँगा कि आपकी 10 तारीख लास्ट डेट थी। जी 10 फरवरी को जो आपकी लिस्टें थी जो विलेज काउंसिल और नेबरहुड काउंसिल बनाएगी उनको डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में डिस्प्ले कर दिया गया है। आगे 15 दिन का टाइम दिया गया था इलेक्शन कमीशन की तरफ से एज़ पर शेड्यूल कि जी 25 फरवरी तक अगर आपको इन मुजविज़ा जो हल्का बंदियाँ इनके ऊपर अगर कोई एतराज़ है तो आप आएँ और अपना एतराज़ जमा कराएँ। तो सबसे पहले तो ये चाहिए कि जिन लोगों ने इलेक्शन लड़ने हैं या जो देख रहे हैं वो इलेक्शन कमीशन जाएँ। इलेक्शन कमीशन जाकर वो अपनी मुजविज़ा जो हल्का बंदी है वो देखें। देखने के बाद अगर उसको उनके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन है तो उसकी हस्बे ज़ाब्ता कापी उस नोटिफिकेशन की और उस नक्शे की वो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन से हासिल करें। उसके साथ एक 100 रुपये एक दरख्वास्त लिखें, उसके ऊपर 100 रुपये का टिकट लगाएं या एक स्टाम्प लें 100 रुपये का। और उसके बाद आपका, लेकिन शर्त यह है कि आपका उस यूनियन काउंसिल का रिहायशी होना ज़रूरी है, चाहे विलेज काउंसिल है या नेबरहुड काउंसिल है। वो आप 25 तारीख तक जो रीजनल इलेक्शन ऑफिस है हमारा जो रेलवे पुली पे है मेन, वहाँ पर आप जमा करा दें। उसके बाद फिर वो स्क्रूटनी होगी कि उस पर जो तहसील वाइज करेंगे ये उस पर मुख्तलिफ बंदे का डिप्लॉय होंगे, वो आपकी अपीलें समाअत करेंगे। हो सकता है कि रीजनल इलेक्शन कमिश्नर जो कि मौजूदा डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर है उनके पास ही ये चार्ज है। असूलन आज आपको एक बात बता दूं, डीजी खान के लोगों को पता होना चाहिए कि जिसने ये हल्का बंदियाँ बनाई हैं जी उसको इन हल्का बंदियों के एतराज़ात नहीं सुनने चाहिए। उसकी वजह यह है कि वो अपनी बनाई हुई जो नेबरहुड विलेज काउंसिल है उसको वो कभी भी तब्दील नहीं करेगा। मुसीबत हमारे यहाँ ये है कि यहाँ पे रीजनल इलेक्शन कमिश्नर आया कोई नहीं, उसका इजाफी चार्ज दे दिया गया डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर को। अब जिसने बनाई है उसी के पास एतराज़ जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि वो आपका कोई एतराज़ कबूल करेगा। अच्छा सर, सिर्फ ये हम अब ये तो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम बात कर रहे हैं, अगर ये हल्का बंदियों की बात देखें या यूनियन काउंसिल लेवल पे जो बनाई गई इसको देखें, तासुर यही दिया जाता है कि बल्दियाती इलेक्शन क्योंकि हुकूमत का इलेक्शन होता है तो हुकूमत ने अपनी पसंद की शायद यूनियन काउंसिल बनाई हो, लेकिन इसमें तो अगर हम ओवरऑल व्यू करें तो पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी इस पर अच्छा खासा चीख रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग। देखिए मैंने ये तो हल्का बंदी तो बिल्कुल ही मैं वही याद कर रहा हूँ, हल्का बंदी पता है कैसे हुई है, मैं आपको बताऊँ। मैंने इसका बतौर जर्नलिस्ट इसका मैंने व्यू लिया, मैंने कहा ये हुआ क्या है। हुआ ये है कि इसका तरीका ये होता है कि आप जो हल्का बंदी की जो कमेटी बनाई जाती है उसमें लोकल गवर्नमेंट होती है, उसमें डिप्टी कमिश्नर होता है, उसमें इलेक्शन कमीशन होता है, ये कम्बिनेशन बनाया जाता है। बिल्कुल ये फील्ड में निकलते हैं, फील्ड में निकल के ये जो जोग्राफियाई एक्चुअल पोजीशन होती है उसको चेक करके उसके बाद ये फिर हल्का बंदी करते हैं। लेकिन ये बनाए अब कैसे बनाई? अब इन्होंने टेबल पे बैठे, इन्होंने नक्शा सामने रखा डीजी खान का। अच्छा। नक्शा रखने के बाद इन्होंने पेंसिल उठाई और वो चूंकि वोटर लिस्ट में आपका वो शुमारियाती कोड के साथ आबादी भी दी होती है, इन्होंने 20,000 का फिगर शुरू करना किया, जहां इनका 19, 19.5, 18, 18.5, 20,000 हुआ, इन्होंने उसको सर्कल बना दिया कि जनाब ये आपका हल्का है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, एक यूनियन काउंसिल एग्जाम्पल ले लें आप, चुरट्टा की बनाई है। जी। चुरट्टा के अपने फीचर दें। बिल्कुल। चुरट्टा यूनियन काउंसिल जो है
उसके अपने फीचर्स हैं, तंग गलियां, उसके बहुत सारे मसाइल, बड़ी कंजस्टेड आबादी है कंजस्टेड आबादी है डीजी खान की। अब उसको उठाया, उसके साथ मिलाया आकर वाई मिलाया, उसके साथ आकर 25, 26, 27 ब्लॉक, अब शहर के ब्लॉक और आप चुरट्टा को इकट्ठा कर रहे हैं। आपको कौन समझाए ये बात कि भाई इसके मसाइल कुछ और है, इनके मसाइल कुछ और हैं। आप इनके मसाइल जो हैं चुरट्टा वाले, उनको उस एरिया के साथ अटैच करें जहाँ पर सेम जो है ना उनके मसाइल हो, पॉपुलेशन हो, ताकि जो चेयरमैन हो वो फंड का भी सही इस्तेमाल कर सके, वो लोगों के मसाइल भी ठीक तरीके से हल कर सके। अब ये होगा क्या, या ये जो शहरी ब्लॉक है ये मुतासर होंगे, या फिर वो जो कच्ची आबादियाँ वो मुतासर होंगी। बस आपने एक ऐसी यूनियन कौंसिल उठाकर बना दी जिसके आपस में मिजाज ही नहीं मिलते, तो इसको कैसे लेकर चलेंगे आप? ये जो मुंतखब नुमाइंदे होंगे उनके लिए भी मसला है। तो ये इन्होंने टेबल के ऊपर नक्शा रख के उसको उठाकर बना दिया। और जुल्म ये है, MPA साहब जो है ना जहाँ पे जाते हैं वो कहते हैं जी आप दरखास्तें दें, मैं आपके साथ हूँ। दीगर मुंतखब नुमाइंदे, भाई आप इसको मुंतखब लोग हैं, आप इसको अच्छे फोरम के ऊपर क्यों नहीं उठाते? यार ये आपने क्या किया है? हाँ जी, ठीक है ना जी, ये बड़ा ब्लंडर हुआ है इस हवाले से। अच्छा सिराज साहब ये बताइएगा कि अगर ये सिटी मेयर की सिलेक्शन हो जाती है, लॉर्ड मेयर की हो जाती है, तो नहीं सिलेक्शन इलेक्शन हो जाता है, तो इनका इख्तियारात क्या होंगे? इख्तियारात ये, यानी हम आपसे आखिरी सवाल कर रहा हूँ कि इनके पास जो सुनने में आ रहा है इख्तियारात बहुत ज़्यादा, लोगों को बताएं कि किस हद तक इनके पास इख्तियारात होंगे। असल चीज़ पता है क्या होती है सारे इख्तियार में? असल चीज़ होती है कि आपको फाइनेंस होगा या नहीं होगा जी, बाकी बातें छोड़ दें आप। अगर आपको फंड मिलना है MP MLA की मर्जी से जी, तो वो तो कोई इख्तियार नहीं है ना, वो तो ज़ाहिर है अगर उनकी मर्जी का कोई मेयर आ गया या कोई आ गया तो उसको देंगे, तो फिर मिलना है उसको। एक होता है कानून साजी में ये कर देना कि जनाब हमने ये फिक्स अमाउंट कर दिया है, इस पॉपुलेशन के हिसाब से ये आपके हर सूरत में आपके अकाउंट में आ जाएगी। हाँ जी, ये एक बेहतरीन चीज़ है। करते कहते सारे हैं, कवानीन सब में ऐसे होता है, लेकिन करता कोई नहीं है। अच्छा ये अपना सिस्टम बल्दियाती बनाया गया जी, दुनिया के किस मुल्क के उठा के सिस्टम को बनाया गया? इन्होंने तो इस वक्त बहुत सारी चीज़ें मुख्तलिफ की हैं। इन्होंने वो कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, ठीक है ना, ऐसा बानमती का कुंबा इन्होंने जोड़ा है। इशू ये है कि आप अंदाज़ा करें कि जो चेयरमैन ज़िला कौंसिल होगा वो डीजी खान डिस्ट्रिक्ट में पूरे इलेक्शन में डायरेक्ट इलेक्शन से जो है ना वोट से जो है ना मुंतखब होगा। यानी इसका मतलब यह है कि आप इज इक्वल टू 4 MNA, 4 है बिल्कुल। एक हमारे डिस्ट्रिक्ट में 4 MNA लगता है, ठीक है ना जी। आप 4 MNA के बराबर एक बंदे को इलेक्शन लड़ने के लिए जा रहा है। पहली बात तो ये मुझसे, मैं तहरीक इंसाफ या इनसे पूछता हूँ सवाल कि यार आप मुझे बताओ कोई आम आदमी जी जी ज़िले में 4 MNA के बराबर इलेक्शन लड़ सकता है? अगर नहीं लड़ सकता तो आपने आम आदमी को कहाँ चांस दिया? इसका मतलब यह है कि आप उस पॉलिटिकल एलीट को जो आपकी ऑलरेडी है पड़ी जी जी, आप उसको लेकर आ गए हैं ना। आप और मैं तसव्वुर ही नहीं कर सकते हम जिला कौंसिल के इलेक्शन लड़े। बिल्कुल, हम 20, 25, 27 लाख की आबादी को कैसे जाके एड्रेस करेंगे? हम उनको कैसे कन्विंस करेंगे? हमारे पास इतने वसाइल हैं नहीं है। एक तो ये गलत था, इसको कुछ और होना चाहिए था ताकि आम आदमी जो मिडिल क्लास का आदमी है जो सियासत कर रहा है उसको भी चांस मिलता कि ऊपर आता। अब क्या होगा? अब 2-4 मेन बड़े खानवादे हैं, उन्होंने बैठकर डिसीजन लेना है, बनना ही उन्हीं में से है, हारना उन्हीं में से है आम आदमी का। अच्छा इसी तरह आप आ जाएँ कारपोरेशन के ऊपर। मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन इस 4 लाख से ज़्यादा की आबादी का एक जो है ना आपकी डिलिमिटेशन हुई है। 22 यूनियन काउंसिल हैं, MPA शिप से बड़ा हल्का है, वहाँ पर आप एक मेयर को लड़ाने जा रहे हैं, वहाँ आम आदमी कैसे लड़ सकता है? वो तो नहीं लड़ सकता ना। तो ये पता नहीं कैसे इनके जहन में एक बात है कि जी आम आदमी को जो है ना हम पावर में ला रहे हो। भाई आप आम आदमी को पावर में नहीं ला रहे, आप पॉलिटिकल एलीट को जो ऑलरेडी खड़ी हुई है उसको पावर में ला रहे हैं। सिराज साहब इंशाल्लाह इस पे हम इंशाल्लाह प्रोग्राम करते रहेंगे जी। एक सवाल मैं आपकी कता कला माफ आपको एक चीज़ बताता हूँ। एक सवाल बड़ा गर्दिश कर रहे हैं, वो उसकी वजाहत हो जाए तो अच्छी बात है। वो कह रहे हैं जी तालीम की शर्त। जी जी, देखिए काउंसलर, चेयरमैन नेबरहुड काउंसिल या चेयरमैन विलेज काउंसिल, मेयर या चेयरमैन जिला काउंसिल, मिसाल किसी भी सतह के ऊपर तालीम की कोई शर्त नहीं है। ये फेक न्यूज़ गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया। वो एक लफ्ज़ उन्होंने लिखा है कि प्रेफरेबल है कि जी तरजीहन है कि अगर उसकी तालीम हो तो, यानी एक तालीम आपकी मेरी दोस्ती होने जा रही है तो अगर आप तालीम याफ्ता है तो ये एक अच्छी बात है, खुशाइन बात है। हाँ, अगर नहीं है तालीम याफ्ता तो सेम लाइक दैट आप पासपोर्ट बनवाने जाते हैं, अगर आपने FA BA मास्टर किया हुआ तो लिखवा दें, ठीक है, अगर नहीं लिखा हुआ तो मैट्रिक। यानी तालीम की शर्त ये जहन में रख लें, वो काउंसलर की सतह से लेकर चेयरमैन ऊपर ज़िले तक कहीं किसी सतह के ऊपर तालीम की कोई शर्त नहीं है। यानी आपका कहने का मतलब ये है
कि हमारी एक पढ़ी लिखी पॉपुलेशन को नाखानदा शख्स भी चला सकता है? हाँ बिल्कुल चला, और हो रहा है ऐसे। अच्छा, ये आप होने जा रहा है? नहीं आप नहीं होने जा रहे, क्या इन्होंने किया ये एक अच्छी बात है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, आपकी कौमी असम्बली, आपकी सूबाई असम्बली, वहाँ तालीम की शर्त नहीं है। जी जी। जब वहाँ नहीं है तो फिर बल्दियाती इदारों पर क्यों होनी चाहिए? असूलन ये है कि ये शर्त होनी चाहिए। कौमी असम्बली के अरकान के ऊपर भी होनी चाहिए, सूबाई असम्बली भी और बल्दियाती भी। पढ़ा लिखा आदमी जब तक डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ सकेगा, जब तक वो बजट को नहीं बना सकेगा, वो कैसे चलाएगा इदारा? तालीम की शर्त होनी चाहिए, लेकिन कहीं पर नहीं है तो यहाँ पर भी नहीं होनी चाहिए। अच्छा सिराज साहब, आखिर में प्रोग्राम से हटके एक सवाल, ताकि हम लोगों को भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगर हम अपने साथ वाले मुल्क का ईरान का पॉलिटिकल सिस्टम देखें या चाइना का पॉलिटिकल सिस्टम देख लें, क्या वाकई उन असम्बलियों में भी इलिटरेट लोग बैठे हैं? नहीं, देखें जो ईरान है वो एक खास आइडियोलॉजी के तहत आया हुआ है, आउटस्टैंडिंग आइडियोलॉजी, ठीक है ना, जिसमें तो बहुत सारे इतने PhD हैं जितने हमारे शायद मुल्क में ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना जी। चाइना है, उसकी एक डिफरेंट साइकी है, एक डिफरेंट आइडियोलॉजी है, वो निज़ाम ही एक मुख्तलिफ है। अगर हम कंपैरिजन हमारा बनता नहीं उनके साथ, आप हमारा कंपैरिजन नहीं सर, मैं कहने का सिराज साहब मकसद सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में भी तो वही क्वालिफिकेशन के हिसाब से या डिग्रीज के हिसाब से देखा जाए, अगर आप कंपैरिजन ईरान से करना चाहते हैं तो पाकिस्तान में भी आपको बहुत से PhD लोग मिलेंगे। देखिए मैं आपको एक बात, तो आपके असम्बली में अभी भी वही इलिटरेट लोग जा रहे हैं, अभी भी बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं, अभी भी इलिटरेट लोग, इन लोगों का क्या होगा? मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूँ, आपके मुल्क में लिटरेसी रेट क्या है? लिटरेसी रेट पाकिस्तान का हर गवर्नमेंट अपनी मर्जी का दे रही होती है, अगर हम वैसे देखें आप कर लें नियर अबाउट 50%, 50 to 60। अच्छा, आपको पता है इस 52 या 50% में 2% ग्रेजुएट ओवरऑल जस्ट वो लोग भी शामिल है जस्ट जो नाम राइट कर, यानी खानदा तस्वुर किया जाता है पाकिस्तानी जो अपना नाम लिख और पढ़ सकता है। जी जी, ठीक है ना जी। चलें 50% को आप कर लें, बाकी 50% को आप इस अमल से क्यों बाहर रखना चाहते हैं? नहीं, वो रहें उसको बेहतर बनाने के लिए। उसका तरीका ये है कि देखिए, जब तक आपका लिटरेसी रेट आपका 70-80% पे नहीं जाता, आप लोगों को एजुकेट नहीं करते, और वो एजुकेशन जो मकसद है पढ़ने, प्रॉपर एक पढ़ने लिखने वाली हो, तब तक मुझे ये लगता है कि आपका इन लोगों को, आप आधी आबादी को अगर सिर्फ तालीम के नाम के ऊपर अलहदा कर दें तो फिर तो बचता कुछ नहीं है। मतलब इसको, ये बात ठीक है कि पढ़े लिखे लोगों को आना चाहिए, करें क्या कि आपकी, मैं कहता हूँ 70% आपकी पॉपुलेशन जो है ना वो अनपढ़ है। सर देखिए, सिस्टम में तो हम वो लिटरेट लोग जब जाएंगे उनके लिए भी तो कोई पॉलिसीज बनाएंगे इलिटरेट लोगों के लिए। अगर आप बिठाई इलिटरेट को देंगे, उसको तो एजुकेशन के हवाले से नहीं, हमारे अगर हम सिराज साहब उसको ही देख लें, आपके मुशीर सेहत साहब हैं, आप इनसे मुख्तलिफ 10 तरह की डिजीज़ का पूछ लें, आपको डिजीज़ का नाम बताएंगे, उसके लिए डॉक्टर कौन सा होना चाहिए, उसके लिए इक्विपमेंट क्या होना चाहिए, उसके लिए टेस्ट कौन सा होना चाहिए। यानी हमारा एक पूरा, अगर पूरे सिस्टम पे हम जाएं तो बड़ा अजीबोगरीब सिस्टम बना हुआ है। इस पे मैंने एक दफ़ा CM साहब जो है ना, सरदार उस्मान बुज़दार से मैंने रिक्वेस्ट की थी, बात हो रही थी, मैंने कहा देखें मुंतखब नुमाइंदे हैं, गुड, इनका एक्सपीरियंस है बिजनेस का, आप इनको इंडस्ट्री की तरफ लेकर आएँ, इनको मुशीर बनाएं उस चीज़ का। हाँ जी, आपके पास ही DG खान में इलेक्टेड हैं डॉक्टर साहबा शाइना नजीब खोसा साहबा, वो चूँकि प्रोफेशनली डॉक्टर, वो ज़्यादा बेहतर आपको इसके ऊपर एडवाइस कर सकती हैं कि जी हमारे पास ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। यानी मेरे जैसा बंदा भी, मैं अगर किसी दवाई को प्रोनाउंस करने लगूंगा तो 2 दफ़ा गलती करूँगा ऐसी, ठीक है जी। तो यानी मेरी फील्ड ही नहीं है वो, बिल्कुल। उस पर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप एक काम करें कि आप इनको इंडस्ट्री की तरफ लगाएं, किसी और चीज़ का मुशीर बना दें जो बिजनेस से रिलेटेड हो, आप डॉक्टर साहबा को आगे लेकर आएँ, हमारे हॉस्पिटल की हालत बेहतर हो जाएगी। नतीजा क्या निकला? मुशीर सेहत साहब अपनी जगह पर हैं, आपके हॉस्पिटल में आज भी लोग मर रहे हैं। हमने हासिल किया, अच्छा थोड़ी सी शफलिंग करनी थी, प्रॉपर बंदे को राइट, जो आदमी राइट पर्सन राइट पोजीशन के ऊपर लेकर आना था, हालात चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाती। और मुशीर सेहत साहब अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से पाकिस्तान के, पंजाब के लोगों को बड़ा फ़ायदा पहुंचा सकते थे अगर उन्हें इंडस्ट्री की साइड पे लेके चले जाते। डेफिनेटली बड़ा उनका एक्सपीरियंस अच्छा था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत सारी चीज़ें वो बेहतर कर सकते थे, बजाय अच्छा उनको खुद भी चाहिए था कि सर जी मुझे आप उस तरफ लगा दें। ये कोई अना नहीं होती। अगर आप 5 मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, अपने नेशन के लिए काम कर रहे हैं, अगर आप 5 साल रहकर भी कोई परफॉर्म नहीं कर सके, ठीक है ना, तो इसमें क्या हासिल हुआ? आपने क्या किया? देखिए जब भी हॉस्पिटल की सूरत हाल देखते हैं, सीधी बात मुशीर सेहत से देखिए, उनके चंद कदम के फासले के ऊपर उनका सेक्रेटेरिएट है, उनको राइट पोजीशन पे जाना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं लिया उन्होंने, ये डिसीजन मेरी समझ से बाहर है। अच्छा सराज साहब, बहुत शुक्रिया आपका।
इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर आपसे इसी के हवाले से यूनियन कौंसिल के हवाले से हम बात करेंगे। ये बात चल पड़ी और चलते चलते अच्छी खासी आगे निकल गई। इस पे हम स्पेशल नाजरीन आपको कोई प्रोग्राम मलिक साहब के साथ डिस्कस करेंगे, तो इस पे हम एक अच्छी बड़ी टॉक इनके साथ रखेंगे और साथ में कोशिश करेंगे इनके साथ किसी और पर्सनैलिटी को भी डीजी खान की मदद करें जो पॉलिटिकल पर्सनैलिटी हो, और फिर उस पर हम एक अच्छी बड़ी डिस्कशन आपको सुनवाएंगे। तो इंशाल्लाह अब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।